नमस्कार साथियों आज से हम जो है बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। और बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम बात करेंगे रासायनिक बलगतिकी। ये वाला जो चैप्टर है ये क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सारे डाउट्स सभी स्टूडेंट के क्लियर हो जाएंगे। क्लास 12th में भी ये चैप्टर है और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी ये चैप्टर है। तो बात करते हैं रासायनिक बलगतिकी की, केमिकल काइनेटिक्स की। और केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम बात करेंगे जो भी रिएक्शंस होती हैं उस रिएक्शन की जो दर क्या है, अभिक्रिया की दर क्या है, किस तरीके से कौन सी रिएक्शन कितने समय में होगी, कौन कौन सी अभिक्रिया की कोटि है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं? सूत्र एवं मात्रक भी लिखना है तथा रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक भी बताना है आपको। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में आपने कई सारी केमिकल रिएक्शन देखी होगी। उन केमिकल रिएक्शन में आप देखते होंगे कि इस साइड में अभिकारक है, इस साइड में उत्पाद है। जैसे कि इस केमिकल रिएक्शन में हम A + B क्या है, अभिकारक है, और अभिकारक से क्या बन रहा है, C + D क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। तो जैसे जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वैसे वैसे क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता कम होती जाती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि अभिकारक की सांद्रता बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है। अभिकारक पूरी तरह से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही बात है यहाँ पर कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन, मतलब कुल मिला के क्या हो रहा है, अभिकारक की सांद्रता भी चेंज हो रही है और उत्पाद की सांद्रता भी चेंज हो रही है। मतलब जब अभिक्रिया जब स्टार्टिंग हुई थी तो उस टाइम पे उत्पाद की सांद्रता बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ अपने पास क्या थे, अभिकारक थे। लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया होती गई वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता कम होती गई और उत्पाद की सांद्रता क्या होती गई, बढ़ती गई। तो इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाता है। समझ रहे होंगे मेरी बात को। अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, बटे समयांतराल। या ये लिख सकते हैं अपन डेफिनेशन कि रूपांतरण की मात्रा, किसका रूपांतरण हो रहा, अभिकारक का उत्पाद में। तो कुल मिला के दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। तो रूपांतरण की मात्रा और रूपांतरण में लगा समय के अनुपात को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो अभिक्रिया की दर बराबर रूपांतरण की मात्रा बटे रूपांतरण में लगा समय। अब इसका मात्रक की बात करें, मात्रक क्या होगा रासायनिक अभिक्रिया की दर का? इसका मात्रक है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ओके, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मतलब जो भी चेंजेस होता है, सांद्रण में परिवर्तन होता है, उसको बताया जाता है मोल में। ओके, किस में बताया जाता है, मोल के 1 लीटर में कितने मोल हैं और प्रति सेकंड में उसके मोल में कितना चेंजेस हो रहा है, कितने मोल जो है अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। तो इसका जो मात्रक है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो याद रहेगा मात्रक, अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब बात करें अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। चलो शुरुआत करें अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक जो है वो है ताप। क्या है सबसे पहला कारक है भैया, ताप। तो ताप बढ़ने से रासायनिक अभिक्रिया की दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। कोई केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें अपन क्या बात करते हैं कि इसमें जो है टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो अभिक्रिया जल्दी होने लग जाएगी। तो यहाँ पर यही बात करें कि ताप बढ़ाने से रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। सामान्यतः यह देखा गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर पहले की तुलना में कितने गुना बढ़ जाएगी, 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। अर्थात KT जो भी आपका टेम्परेचर है उसमें कितनी वृद्धि कर दो, 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दो, तो अभिक्रिया की दर कितनी बढ़ जाएगी, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। ओके, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी, मतलब वेग स्थिरांक बढ़ जाएगा। इस अनुपात को क्या कहते हैं अपन, तापमान गुणांक कहते हैं। अतः दो ताप जिनका अंतर 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक रिएक्शन तो करवा रहे अपन 10, कोई रिएक्शन करवा रहे अपन 25 डिग्री सेल्सियस, और वही रिएक्शन अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा के करवा रहे हैं, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस पर करवा रहे हैं, तो क्या होगा, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो इस अनुपात को तापमान गुणांक कहते हैं। अतः दो तापों जिनका अंतर 10 डिग्री सेल्सियस, इन पर वेग स्थिरांकों का अनुपात अभिक्रिया का तापमान गुणांक कहलाता है। ये दोनों तापमान साधारणतः जैसे 35 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस लिए जाते हैं। कितने लिए जाते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस लिए जाते हैं। तापमान गुणांक
के 35 डिग्री सेल्सियस के 25 डिग्री सेल्सियस तापमान गुणांक के लिए। अब बात करें हम अभिक्रिया का दाब, तो कई केमिकल रिएक्शंस जो है दाब के कारण क्या हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं। जैसे कोई गैसीय अभिक्रिया है तो गैसीय अभिक्रिया में अपन प्रेशराइज करेंगे, प्रेशराइज करने पर क्या होगा कि अभिक्रिया की दर जो है बढ़ जाती है। जैसे अमोनिया बनाने की हेबर विधि, सरो विधि थे कि दाब का प्रभाव गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ता है जिन अभिक्रियाओं में आयतन की कमी होती है। क्या होता है कि प्रेशराइज करेंगे तो प्रेशराइज करने पर क्या होगा, जो गैस के मालिक्यूल है वो पास पास में आएंगे, उनके बीच में टक्करों की संख्या बढ़ेगी, टक्करों की संख्या बढ़ेंगी, उसके फलस्वरूप क्या होगा, मालिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो जिन अभिक्रियाओं में आयतन में कमी होती है उनमें दाब बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर देख रहे अपन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ना, उच्च दाब पर अभिक्रिया हो रही है। क्या बन रहा है यहाँ पर, अमोनिया बन रहा है। यहाँ पर हाई प्रेशर पर रिएक्शन हो रही है। किस पर रिएक्शन हो रही है, हाई प्रेशर पर यह अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। इस अभिक्रिया में क्रियाकारक के 4 अणु, कितने अणु लिए, 4 अणु, 3 अणु तो हाइड्रोजन के और 1 अणु नाइट्रोजन का, 3 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु नाइट्रोजन का, 4 अणु मिलकर उत्पाद के 2 अणु किसके बन रहे भैया, अमोनिया के। अर्थात अभिक्रिया की प्रकृति के साथ अभिक्रिया मिश्रण में से अणुओं की संख्या में कमी होती है। अब देखो कमी हो रही है ना, इधर तो कितने 4 अणु और इधर कितने 2 अणु, तो कुल मिला के आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अभिक्रिया मिश्रण में से अणुओं की संख्या में कमी होती जाएगी, अणुओं की संख्या में कमी के साथ दाब में भी कमी होती जाएगी, अतः ऐसी अभिक्रियाएं उच्च दाब पर तेजी से संपन्न होती जाएगी। ओके, अगला है सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता। तो सांद्र विलयन में रासायनिक अभिक्रिया की दर अधिक होती है। जो भी कॉन्सेंट्रेट, अगर मतलब सांद्र और तनु किस कंडीशन में बात करते हैं, जैसे कि अपन कोई अभिकारक ले रहे हैं उसमें ज़्यादा पानी मिला हुआ है तो वो क्या है, तनु है, और अगर उसके अंदर पानी कम मिला हुआ है तो वो क्या है, सांद्र है। जितना पानी कम होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, सांद्र होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा। तो जब अभिक्रिया करवानी है तो अपने को सांद्र विलयन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सांद्र विलयन में रासायनिक अभिक्रिया की दर अधिक होती है क्योंकि सांद्र विलयन में अभिकारी अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, अतः उनमें प्रभावकारी टक्करों की संख्या अधिक होगी, जिससे रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती जाती है, बढ़ जाती है। अब देखो ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ जो प्लॉट कर रखा है, स्टार्टिंग में हम देखेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे स्टार्टिंग में अपने पास क्या है, जो क्रियाकारक है, क्रियाकारक की सांद्रता क्या है, अपन मान लें कि ज़्यादा है क्रियाकारक की सांद्रता, और क्रियाफल तो अपने पास है ही नहीं स्टार्टिंग में, क्योंकि जैसे जैसे क्रियाकारक की सांद्रता चेंज होगी मतलब वो किस में परिवर्तित हो रहा है, क्रियाफल में। तो स्टार्टिंग में क्रियाफल की सांद्रता क्या है, अपने पास कुछ नहीं है, सिर्फ अपनों ने क्या लिए थे, क्रियाकारक लिए थे। तो जैसे जैसे क्रियाकारक की सांद्रता कम होगी, मतलब क्रियाकारक किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रियाफल में, मतलब उत्पाद में। तो क्रियाकारक की सांद्रता जैसे जैसे रिएक्शन होगी समय के साथ तो सांद्रता में चेंज होगा, सांद्रता में चेंज होगा मतलब क्या है, क्रियाकारक की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है, और क्रियाफल की सांद्रता क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्रियाकारक की सांद्रता कम होती जा रही है, अभिकारक के अणुओं की सांद्रता कम होती जा रही है, और क्रियाफल मतलब उत्पाद की सांद्रता क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस ग्राफ से अपने को ये पता चल रहा है। अब बात करें अभिकारकों की प्रकृति, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। किसके ऊपर, अभिकारकों की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। क्या होता है भैया, देखिए सामान्यतः यह देखा गया है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में कम बंध टूटते हैं, अब जो कोई मालिक्यूल बड़ा है, कोई छोटा है, अलग अलग तरह के मालिक्यूल्स हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, तो जिनमें कम बंध टूटेंगे तो वो बंध भी जल्दी जलेंगे, तो अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाएगी। और कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पर CH4 में ज़्यादा बॉन्ड है, ओके, CH4 में 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। तो यहाँ पर बात करें हम कि ये इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन जल्दी संपन्न होगी, तो ये वाली, क्योंकि इसमें इस वाली रिएक्शन में कम बंध टूटेंगे और कम नए बंध बनेंगे। तो जिन रासायनिक अभिक्रिया में कम बंध टूटते हैं या कम नए बंध बनते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया तेजी से संपन्न होगी। तो ये वाली केमिकल रिएक्शन क्या होगी, फास्ट हो जाएगी, और ये वाली केमिकल रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। तो उपरोक्त अभिक्रिया में NO के ऑक्सीकरण का वेग CH4 के ऑक्सीकरण के वेग से अधिक होता है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम आगे, अगला जो है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, जिससे अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। जैसे हम बात करें यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अमोनिया बनाने की हेबर विधि में अपनों ने क्या ले रखा, आयरन ले रखा है। तेजी से संपन्न होगी उत्प्रेरक। अगर उत्प्रेरक की प्रेजेंस नहीं होगी तो अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, समय लग जाएगा, अभिक्रिया होने में टाइम लग जाएगा।
तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, जिससे अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। उपरोक्त अभिक्रिया में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं। ओके, समझ में आ गया। अब बात करते हैं विकिरण का प्रभाव। कई सारी रिएक्शन होती हैं जो रेडिएशन के प्रभाव के कारण होती हैं। किसके कारण? रेडिएशन, विकिरण के प्रभाव के कारण संपन्न होती हैं। तो सूर्य का प्रकाश या किसी अन्य प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर अधिक होती है, जबकि अंधेरे में रासायनिक अभिक्रिया की दर कम होती है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन अंधेरे में रिएक्शन कर रहे हैं, अभिक्रिया की दर क्या होगी? कम। लेकिन यही रिएक्शन अगर अपन सनलाइट की प्रेजेंस में करवाएं तो अभिक्रिया की दर अधिक होती है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है विलायक की प्रकृति। अब विलायक कैसा है, विलायक की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करेंगे। तो बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उसके अंदर कौन सा विलायक जो है अपने लिया है उस विलायक के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अभिक्रिया की दर विलायक की ध्रुवीय और अध्रुवीय, बहुत सारे विलायक होते हैं, कुछ विलायक ध्रुवीय होते हैं, कुछ अध्रुवीय होते हैं। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय प्रकृति से प्रभावित होती है। यदि उत्पाद आयनिक प्रकृति या ध्रुवीय है, अगर आपका जो उत्पाद जो बन रहा है वो आयनिक प्रकृति का है या ध्रुवीय प्रकृति का है, तब विलायक जो रिएक्शन होगी वो किस में होगी? ध्रुवीय विलायक में अच्छी होगी। विलायक की ध्रुवीय प्रकृति होगी तो वहाँ पर अच्छी होगी। और यदि विलायक ध्रुवीय प्रकृति का होगा तो अभिक्रिया तेजी से संपन्न होगी। मतलब कहने का मतलब है कि विलायक जो लिया हुआ है और जब अपने रिएक्टेंट जो डाल रहे हैं, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट की और विलायक की प्रकृति एक जैसी है, मतलब ध्रुवीय प्रकृति है, तो अभिक्रिया तेजी से संपन्न होगी। लेकिन अगर प्रकृति अगर अपोजिट है तो अभिक्रिया तेजी से संपन्न नहीं होगी। यही कहने का मतलब है। तो अभिक्रिया की दर विलायक की ध्रुवीय और अध्रुवीय प्रकृति से प्रभावित होती है। यदि उत्पाद आयनिक प्रकृति का या ध्रुवीय प्रकृति है उत्पाद की, तब यदि विलायक ध्रुवीय प्रकृति का होगा तो अभिक्रिया तेजी से संपन्न होगी। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्रियाकारकों की सतह का क्षेत्रफल। अब जो हम बात करेंगे क्रियाकारक जो होते हैं उनकी सतह का जो क्षेत्रफल है जितना ज़्यादा होगा, मतलब आपने जो क्रियाकारक ले रखा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, उसमें यदि जितना ज़्यादा बारीक होगा, जैसे अपन आटा पिसवाने गए मतलब गेहूँ पिसवाने गए, तो वहाँ पर क्या होगा, जो गेहूँ जितने ले जाते हैं डिब्बे में उतने भरे, उससे ज़्यादा हो जाएगा वॉल्यूम, मतलब उनका क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया एक तरह से। उसको बारीक चूर्ण के रूप में लिया आप लोगों ने, तो गेहूँ का आटा हो गया तो उस कंडीशन में डिब्बे में जिस लेवल में भरा हुआ था तो आयतन क्या हो गया? बढ़ गया एक तरह से, ये कह सकते हैं अपन। तो यहाँ पर भी जो भी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे उसमें क्या होना चाहिए? बारीक चूर्ण के रूप में लिया जाना चाहिए, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो यदि अभिक्रिया विषमांगी है तो उनमें अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्र अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है। ओके, विषमांगी का मतलब ये होता है कि जो विलायक हैं और जो अपन विलायक ले रहे हैं, रिएक्शन में विलायक ले रहे हैं और अभिकारक ले रहे हैं, तो दोनों की प्रकृति क्या हो? अलग अलग हो। या फिर अपन विषमांगी अभिक्रिया के लिए बात कर सकते हैं कि जैसे जो उत्प्रेरक ले रहे हैं और अभिकारक ले रहे हैं, दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग हो, तो उसको क्या कहेंगे? विषमांगी कहेंगे। तो यदि अभिक्रिया विषमांगी है तो उनमें अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्र अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है। सूक्ष्म विभाजित पदार्थों का पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब सूक्ष्म जो मैंने बात करी, छोटे छोटे पार्टिकल, सूक्ष्म विभाजित पदार्थों का पृष्ठ क्षेत्र बड़ी साइज के कणों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए सूक्ष्म कण बड़े कणों की अपेक्षा तीव्र गति से क्रिया करते हैं। ओके, मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो कुल मिला के जो भी अपने को अभिक्रिया करवानी है तो ऐसा नहीं कि पूरे डल्ले डाल रहे हैं, उसको बारीक चूर्ण के रूप में डालेंगे तो अभिक्रिया अच्छी संपन्न होगी। जल्दी से वो जो रिएक्टेंट के मालिक्यूल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, जो भी होगी वो रिएक्शंस। तो साथियों, ये जो आज पहला लेक्चर था, मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में और सारे टॉपिक्स आपके इसी तरह से हम जो है कंप्लीट करवा देंगे। ओके साथियों, बाय और थैंक यू सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।